हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचआर में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ भाषा के रूप की। तो आइए जानते हैं भाषा के विभिन्न रूप क्या होते हैं। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। भाषा हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा विचार एवं भाव विनिमय का सबसे सशक्त माध्यम है। मानव समाज में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और कतिपय आधारों पर उन भाषाओं का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा आदि। काल के आधार पर प्रागैतिहासिक भाषाएं, मध्ययुगीन भाषाएं, आधुनिक भाषाएं। परिवार के आधार पर भारोप्य परिवार की भाषाएं, एकाक्षर परिवार की भाषाएं। और भाषा की प्रकृति के आधार पर अयोगात्मक भाषाएं, योगात्मक भाषाएं आदि। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाषा के रूप की। तो सबसे पहला जो भाषा का रूप होता है वह है बोली, दूसरा है राजभाषा और अगला है राष्ट्रभाषा। इसी तरह से फिर सृजनात्मक भाषा, मानक भाषा, कूट भाषा, मिश्रित भाषा, संचार भाषा, संपर्क भाषा और अंत में कृत्रिम भाषा। ये हमारे पास भाषा के विभिन्न रूप रहते हैं। तो आइए इनको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले बोली। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना ज़रूरी है। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा वह बोली ही रहती है। स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। एक भाषा की कई बोलियां होती है। क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तो जो बोली है उसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। जब कई व्यक्ति बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। दूसरा है राजभाषा। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा होती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं होती हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती हैं। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा ही हैं। आज हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा आदि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है।
महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो, जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। फिर है संचार भाषा। भावों या विचारों के संप्रेषण के लिए भी भाषा का ही प्रयोग होता है। वर्तमान युग में विज्ञान ने मानव समाज को भावों या विचारों के संचार के लिए अनेक माध्यम प्रदान किए हैं, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो, दूरभाष, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि। संचार के इन सभी माध्यमों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और इसी कारण इन माध्यमों में उपयुक्त होने वाली हिंदी भाषा के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए टेलीग्राम या तार के माध्यम से संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त हिंदी भाषा में वाक्य के पदों की संख्या के आधार पर शुल्क लिया जाता है, अतः संदेश प्रेषक कम से कम शब्दों के माध्यम से संदेश भेजता है। परंतु आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि टेलीग्राम जो है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। आधुनिक समय में मोबाइल फ़ोन पर भी संदेशों का आदान प्रदान होता है, जिसमें अधिकांश हिंदी भाषी लोग रोमन लिपि में हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण देखिए, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, अर्थात तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं। उसके बाद है आपका मिश्रित भाषा। मिश्रित भाषा से अभिप्राय दो या दो से अधिक भाषाओं के तालमेल से बनी भाषा से है। भाषा विज्ञान में मिश्रित भाषा के लिए पिजिन या क्रियोल शब्द प्रचलित हैं। दो भाषाओं के मिश्रण से कामचलाऊ भाषा का विकास मिश्रित भाषा के रूप में होता है। उदाहरण के लिए आजकल हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण कुछ फैशन के लिए कुछ आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। यदि कोई कहे हम तुमको फेमस करना मांगता या हम ब्रेड बटर के लिए सर्विस करना मांगता है, तो यह मिश्रित भाषा का उदाहरण होगा। यह भाषा ना पूरी तरह हिंदी है और ना ही अंग्रेजी, इसे हम हिंग्लिश कह सकते हैं। इसके बाद है कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा नाम से ही स्पष्ट है, बनावटी भाषा, जिसका स्वाभाविक जन्म और विकास नहीं हुआ होता, बल्कि जिसे विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा गढ़ा जाता है। यह भाषा को सुबोधता और सूक्ष्मता को सामने रखकर बनाई जाती है। कुछ रेडियो स्टेशनों से इस भाषा में कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। इसका उद्देश्य है भाषा भेद से उत्पन्न होने वाली असुविधाओं को दूर करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के योग्य एक सामान्य भाषा को प्रस्तुत करना। कृत्रिम भाषा की कुछ कमियां भी हैं, जैसे यह कामचलाऊ भाषा ही हो सकती है। गंभीर विषयों के लिए यह अनुपयुक्त ही रहती है। इसके बाद आता है संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है, तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं। जब कोई भाषा लिंगुआ फ्रैंका के रूप में उभरती है, तब राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर वह प्रभुता संपन्न भाषा बन जाती है। नेक्स्ट है कूट भाषा, जिसे हम गुप्त भाषा भी कहते हैं। अर्थ को कुछ लोगों तक सीमित रखने के लिए तथा कई बार कोरे मनोरंजन के लिए भी कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की भाषा में कुछ विशेष वर्गों द्वारा कुछ निश्चित शब्दों को चुनकर उनका गुप्त अर्थ तय कर लिया जाता है। इसे बोलने सुनने वाला वर्ग निश्चित होता है और वही इस भाषा को समझ सकता है। यह एक प्रकार की सांकेतिक भाषा ही होती है, जो गुप्तचरों, चोर डाकुओं तथा अन्य रहस्यमय कार्य करने वालों के बीच प्रयुक्त होती है। सैनिक छावनियों और गश्ती दलों द्वारा भी कुछ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुप्तचर विभाग भी अपने कोडवर्ड तैयार करता है। इसमें उच्च कोटि का साहित्य सृजन संभव नहीं होता। इसमें हृदय के गहन भावों को अभिव्यक्ति भी संभव नहीं है। यह मातृभाषा का स्थान अथवा गौरव नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए इसमें एक रूपता संभव नहीं है। फिर है सृजनात्मकता। सृजन का अर्थ होता है रचना करना। साधारण मनुष्य अपने जीवन में सामान्य बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग करता है,
परंतु जब कोई साहित्यकार अथवा लेखक किसी ग्रंथ या पुस्तक की रचना करते हैं तब वह सामान्य बोलचाल के शब्दों के अतिरिक्त परिनिष्ठित व साहित्यिक भाषा का प्रयोग करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि साहित्यकार अपनी स्वेच्छा से नूतन शब्दों का निर्माण कर सकता है, क्योंकि यादृच्छिकता न केवल हिंदी बल्कि समस्त भाषाओं की पहली अनिवार्यता होती है। यादृच्छिकता का अर्थ हमने पहले भी समझा है। यादृच्छिकता का मतलब होता है जैसी इच्छा हो। लोक व्यवहार की भाषा में मुख्य उद्देश्य अर्थ संप्रेषण होता है, जबकि कवि कर्म या साहित्यकार की भाषा का मुख्य उद्देश्य आनंद की अनुभूति के साथ अर्थ संप्रेषण भी होता है। अगला है मानक भाषा। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे तो अतः स्पष्ट है कि भारत में अनेक भाषाओं जैसे गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं का भी प्रचलन है और हिंदी भाषा भारत के सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। जैसा कि हमने बात की कि जो हिंदी भाषा है वो उत्तर भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली, लिखी और समझी जाती है। अतः ऐसी दशा में हिंदी भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जबकि यूरोपीय देशों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में किसी एक ही निश्चित भाषा का प्रयोग होता है और उस भाषा की बोलियों को छोड़कर उसमें एकरूपता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप वहाँ इन भाषाओं के इतने अनेक रूप देखने को नहीं मिलते जितने कि हिंदी भाषा के देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत में भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण यहाँ प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी भाषा के रूप में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है और इसी कारण पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि के अनेक रूप राजस्थानी हिंदी आदि के रूप में उसका वर्गीकरण किया गया है। इनकी भी अलग अलग बोलियां प्रचलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।